प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने यज्ञ के अद्भुत प्रयोग किए हैं। हमारे शास्त्रों में यज्ञ के लाभ बताए गए हैं। आज के युग ऋषि, युग दृष्टा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने हमें नारा दिया, भारतीय संस्कृति के दो निर्माता, यज्ञ पिता, गायत्री माता। यज्ञ का वैज्ञानिक आधार बताते हुए उन्होंने कई प्रयोग किए हैं। गायत्री मंदिरों से आध्यात्म और यज्ञ का वैज्ञानिक आधार समाज को समझाया जाए, जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। लखनऊ की धरती पर लगभग 25 वर्ष पूर्व गायत्री परिवार के द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। आज भी वहां के गायत्री परिजन प्रतिवर्ष सामूहिक यज्ञ करके न केवल वार्षिकोत्सव मनाते हैं, बल्कि जन जन को यज्ञ से, उसके विज्ञान से परिचित कराते हैं। आज यज्ञ पर कई शोध हो चुके हैं और गायत्री परिजनों के द्वारा यज्ञोपैथी यज्ञशाला की स्थापना की जा रही है। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। परंपराओं की तुलना में तब विवेक ही वंदित होगा, परंपराओं की तुलना में तब विवेक ही वंदित होगा। रूढ़िवाद की रात्रि मिटेगी, नव प्रभात अभिनंदित होगा, नव प्रभात अभिनंदित होगा। सहगान मानवी शक्ति और सद्ज्ञान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। रंग वर्ग जातीय भेद की टूटेंगी ओछी दीवारें, रंग वर्ग जातीय भेद की टूटेंगी ओछी दीवारें। नहीं सत्य का हनन करेंगे संप्रदाय की विषम कगारें, संप्रदाय की विषम कगारें।
भौतिकता की सिद्धि अधूरी, दिशाहीन उन्मत्त न होगी। भौतिकता की सिद्धि अधूरी, तय कर लेगा विकसित जीवन। आध्यात्मिक मंजिल की दूरी, आध्यात्मिक मंजिल की दूरी। होगा सदुपयोग मंगलमय हर विभूति अनुदान का। जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। स्वार्थ नहीं परमार्थ बनेगा चरम लक्ष्य जग में जन जन का। स्वार्थ नहीं परमार्थ बनेगा चरम लक्ष्य जग में जन जन का। ईर्ष्या द्वेष कलह हिंसा से कलुषित क्षेत्र न होगा मन का, कलुषित क्षेत्र न होगा मन का। हमारे भारतीय दर्शन में सांख्य योग में दो चीजें कही गई हैं, प्रकृति और पुरुष, और उसी को जड़ और चेतन भी कहा गया है। तो मानवीय मानसिकता जो है वो जड़ यानी भौतिक चीजों की तरफ हमेशा आकर्षित करती रहती, हमेशा आकर्षित करती रहती। हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, हमारा क्या पद है, हम कहाँ तक पहुंचे, कितना धन है। लेकिन भारतीय संस्कृति एक अलग सोच रखती है। वो कहती है ये बात ठीक है कि हमारे पास भौतिक चीजें होनी चाहिए आवश्यकता अनुसार, लेकिन हमारे अंदर एक चेतना है, उसको भी हमें जागृत करना है, उस पुरुष को भी अपने अंदर जागृत करना है, और वही हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तो ऐसे चेतना रूपी दीपक का प्रज्वलन हमारे सभी महान वैज्ञानिक जो यहाँ पर आए हुए हैं दीपक को प्रज्वलित करेंगे, और ये याद दिलाएगा ये दीपक कि हमको भौतिक ही नहीं चेतना के परिष्कार के लिए भी अपने जीवन में आगे बढ़ाना है, आत्मिक प्रगति अपने जीवन में करनी है। हम सभी वैज्ञानिकों से निवेदन करेंगे, श्रीमती क्षमा गुप्ता जी सबको लेकर के आए। और इसी उद्देश्य के लिए कि अध्यात्म और धर्म जुड़ जाएं, अध्यात्म विज्ञान बन जाए, इसकी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा केंद्र ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के नाम से खोला था। और उस केंद्र में यज्ञ के ऊपर रिसर्च हुई थी। गैस क्रोमैटोग्राफी से कौन कौन सी गैसेस यज्ञ में निकलती हैं, सारी पहचान करने के लिए आज से सोचिए लगभग 40 साल पहले, जब विज्ञान इतना आगे टेस्टिंग में नहीं था, तमाम इंस्ट्रूमेंट जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के होते हैं ये सब चीजें उतनी एडवांस नहीं थी, क्रोमैटोग्राफी भी एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर भी जीएलसी गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी के माध्यम से उस समय सन 80 के आसपास ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में रिसर्च हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने करी। तो आइए, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान। लेकिन हम निवेदन करेंगे कि वो हम लोगों को जरूर मार्गदर्शन हम सबका देने की कृपा करें। यज्ञ विज्ञान के ऊपर जो हम यज्ञोपैथिक केंद्र खोलने जा रहे हैं, इसमें जिस तरह से कहेंगे हम उनका सहयोग करेंगे। और होता क्या है, सरकारी तंत्र में हम उनके ऑफिस में यज्ञ नहीं कर सकते, यज्ञशाला में हम यज्ञ करेंगे और उसके टेस्टिंग, उसके प्रयोग सारे हम इनके वैज्ञानिक केंद्र में जाकर करेंगे। इसके लिए एक बार बहुत तालियां इनके लिए बजाई जाए।
ये हेड हैं CSSRI के सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड श्री टी दामोदरन जी को हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जगह पे भी आमंत्रण है आज जाने का। मैंने बोला मैं 7:30 बजे तक निकल जाऊंगा करके, बट इधर का जो माहौल है इतना भावात्मक और इतना भक्ति का श्रद्धा के साथ हम लोग जो बैठे हैं, इसको देख के मैं अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया ताकि कहीं से आमंत्रण हमको ना आए। हम कम से कम 8 साढ़े 8 बजे तक आपका बीच पे रह के इस आनंद को लेके हम जाएंगे। ये बहुत हम लोग इसका कुछ सीमा नहीं बोल सकते हैं। हम ये सोचते हैं इधर पे जो खड़े होके आपके सामने जो हम बात करने का जो मौका दिए, ये तो भगवान का सबसे श्रेष्ठ आशीर्वाद मानता हूँ। क्योंकि कई सारा कॉन्फ्रेंसेस में आप बोल सकते हैं, मीटिंग में बात कर सकते हैं, बट एक सात्विक और धार्मिक चीज़ों में जहाँ से हम लोग जेठ जुड़े हुए हैं और इस महानुभावों का सामने में बोलने को मेरे को मैं समझता हूँ इतना मैं सक्षम हुआ ही नहीं, हमको पता नहीं है। और थोड़ा बहुत जो वैज्ञानिक का जो बुद्धि हमारा साथ उसके उसी के साथ हमको ये मौका मिल गया करके हम ईश्वर को इसको धन्यवाद देते हैं। हमारा आप सब लोग को पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उस गैस प्लांट पे। उस जगह पे एक जगह है, उसी रास्ते इस पे उसी इलाका में हर दिन हर रोज अग्निहोत्री होता है। सुबह और शाम का मंत्र पढ़ते हैं, सब चीज़ उसको अग्नि यज्ञ करते हैं लोग। ये था पाया गया बाद में वहाँ पे जितना लोग रहे उनको कुछ नहीं हुआ इस गैस ट्रेजेडी का। ये सच आप लोग नेट में भी देख सकते हैं, बहुत सारा उपलब्ध है। बट दिस ये बोलते हैं ना, हिडन ट्रूथ्स बोलते हैं हम लोग, क्योंकि जिसमें ट्रूथ हिडन होता है वो बाहर नहीं आती है। वो लोग उसको अरे इसमें क्या साइंस है, कुछ नहीं है। साइंस क्या है? साइंस भी उत्पन्न हुआ हमारा संस्कार से। वेद उस दिन भी मैंने बोला, एक रामानुजम का हमारा जो मैथमेटिकल जीनियस थे, कुछ काफ़ी लोग उस दिन रहा नहीं होगा प्रशिक्षण का दिन में, मैं रिकॉल करता हूँ हमारा साइंस कहाँ से उत्पन्न हुआ। रामानुजम साहब ने जो गणित का इतना बड़ा वेद है, उनको तो कोई रिकग्नाइज नहीं किया, ये नहीं किया। फिर जब रिकग्निशन होने के बाद एक आदमी उनसे पूछे थे, आप क्या कॉन्सेप्ट से बोलते हैं ये सारा थियरी आप बनाती है, वो थियरम्स बहुत लिखते हैं, आप किस कॉन्सेप्ट से ये सब लिखता है, आपको कहाँ से ये सब आइडिया उत्पन्न हुआ इस तरह का बुद्धि पे? उन्होंने बोला ये जीरो का बोला ना, जीरो ही तो उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट थी। जीरो जो भुजिम था उसी से सब आया, जीरो से। फिर उन्होंने बोला जीरो का कॉन्सेप्ट हमारा वेद उपनिषद से मैंने लिया। उस पर एक कहा ये था, एक गुरु जी का पास एक शिष्य पूछते, गुरु जी एक शिष्य को बोलते हैं एक फल लेके आओ, आम का फल जो भी है लेके आओ। वो शिष्य पूछते उनसे, हम सब लोग का संसार का क्या तत्व होता है, हम लोग कहाँ से आए? गुरुजी ने बोला जो कुछ नहीं है वहीं से हम लोग उत्पन्न हुआ। इसका मतलब कोई अस्तित्व नहीं है, वहीं से हुआ था हम लोग, वैक्यूम से हुआ हम लोग। इसका मतलब फिर उन्होंने पूछा इसको कैसे हम अप्रूव करेंगे? वो गुरुजी ने यही बोला था, उपनिषद में लिखा है हमारा उपनिषद। उन्होंने बोला फल लेके आओ, फल को काटने के लिए बोला, फल काट दिया। फल काटने के बाद आपको बीज आता है, बीज को काटो, बीज भी काट दिया। उसका अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसको भी काटिए। एम्ब्रियो का अंदर भी छोटा सा कैविटी था, वो काली जगह था। वहीं से ही उसे ही बोला ये काली जगह कहाँ? इसी काली जगह से ही इस फल आया। इसका मतलब ये है, इनको ये लगा था, इसका मतलब जीरो का कॉन्सेप्ट रामानुज उस बहुत बड़ा गणित मेद को भी इस जीरो का अर्थ वहीं से उत्पन्न हुआ। मैं यही बोलना चाहता है, हर चीज़ों का सलूशन हमारा संस्कृति में है, हमारा धार्मिक चीज़ों में है। और आज ये यज्ञोपति भी है, इसी का एक उदाहरण है। जैसे हमने आपका गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया। दूसरा था इसका जो यज्ञ का जो हवन का जो गैस आता है और जो इसका प्रोडक्ट आती है, इसके बारे में मेडिकल फील्ड में कई सारा रिसर्च हो गया, कई सारा लोग होगा, कई सारा पेपर्स भी आजकल आने लगे इस पे। दुर्भाग्य है भारत देश पे कम पेपर आया इस पे।
कई सारा मैंने 2-3 पेपर भी पढ़ा था, वो सब बाहर से लोग लिखते हैं। नीदरलैंड से एक था और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ का था। उसमें एक पेपर भी एक पढ़ा था, इन्होंने क्या कर दिया, कुछ लोग चैलेंज किया, आपका गायत्री मंत्र जो अक्षर होती है, इस अक्षर पे और नॉर्मल कुछ भी बोलते हैं उसमें क्या भेद है, हमें देखना है। लोग बोलते थे इसी अक्षर को ऐसे ही आप स्मरण करने में ही होगा, आप ऐसे दूसरा अक्षर बोलेगा तो इसका ये फल नहीं प्राप्त होगा आपको। फिर उन्होंने इसको एक एक्सपेरिमेंट कराया, 50-50 लोगों को लेके हवन करते वक्त और मंत्र पढ़ने लगे। सब मंत्र पढ़े, जो निर्धारित मंत्र है उसी को 50 लोग पढ़े थे अलग से, और उसी सेम इकोसिस्टम का दूसरा लोग से भी इन्होंने किया था, बिना मंत्र को भी इन्होंने करवाया। फिर उनका अंदर का फिजियोलॉजिकल स्टेटस को सैंपल लेके मेडिसिन फील्ड में, जैसे पल्स रेट होता है, बीपी लेवल होता है उस समय का, उसको लेके इसको क्या किया, इन्होंने 3 ग्रुप में लिया था। उसको करने का बाद तुरंत 1 घंटे में किसी पे कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। जो दूसरा मंत्र भी जो ऐसे ही पढ़ा था, ये जो मंत्र को अपना संस्कृति का साथ जो किए थे, ज़्यादा नहीं हुआ। बट दूसरा और तीसरा घंटे पे जो है करने का बाद काफ़ी सारा महसूस हुआ इनका। जैसे बीपी का नॉर्मल रेट हुआ था उसका पहले, इनको नॉर्मली जो होता है उससे, और इवन डायबिटीज़ का भी रिसर्च है आजकल, इस पर भी आपका ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते। इस तरह कई सारा मेडिकल फील्ड में हुआ। बट हमारा जो कृषि का फील्ड में एक डॉक्टर पाठक साहब रहे थे, हमारा इधर का जो ICAR का एक संस्थान है, मैंगो इंस्टीट्यूट का निदेशक रहे काफ़ी, मेरे ख्याल से 15 साल से पहले रहे थे। हम उन्हीं से थोड़ा बहुत हम चीज़ों सीखे थे। मैं आज बता सकता हूँ इस पे, ये यज्ञोपति इज रियली ए साइंस, इसलिए बता रहा हूँ। हमने अपना वैज्ञानिक स्थिति पे मैं बता, इस पे क्या था, पाठक साहब ने भी यही यज्ञ किया था। यज्ञ का हवन जो होते हैं ना, जो अग्निहोत्र को प्रमोट किया, कई सारा कॉन्सेप्ट बोला, कोई मानने को तैयार नहीं है ICAR सिस्टम में। साइंस, हमें साइंस चाहिए, क्या हो रहा है उसको बताइए। बट उस समय में उनका पास उतना डेटास नहीं है, जो डेटा बोले थे उसको लोग एक्सेप्ट नहीं किया, ये सब में आए थे। बट मैंने उनका मूल आधार को हमने पकड़े थे, जो इन्होंने कर रहे थे। जैसे आपका पंचगव्या बनाते थे, और एक इस पे यज्ञ करने के बाद उस ऐश को यूज़ करते हैं। इस चार चीज़ में काफ़ी कम से कम 20 साल से हम माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में काम करते थे। एक हॉर्टिकल्चरिस्ट होने के नाते, बागवानी का वैज्ञानिक होने के नाते हम कई सारा पे इसमें क्या किया हमने, मृदा को स्वस्थ बनाने के लिए, जैसे इधर बनाया, मेरा टारगेट रहा था मृदा को स्वस्थ बनना, क्योंकि हम लोग का क्षेत्र है उसर में मैं काम करना, नॉर्मल मिट्टी पे भी नहीं, उसर में काम करना। अगर उसर में आपको पौधा को उत्पन्न करना है, उसको स्वस्थ करने के लिए आपको जीवाणु चाहिए। उस जीवाणु को ऐसा आप डेवलप करने चाहिए जिससे आपका मृदा पे भी एक राइजोस्फीयर बोलते हैं, जो जेड से संबंधित जो जीवाणु रहते हैं उसको राइजोस्फीयर बोलते हैं, उसको उत्पन्न होना चाहिए, जो आपका फसल को सपोर्ट करने के लिए। इस तरह का चीज़ों पे हम लोग काम करने लगे। काफ़ी सारा रिसर्च हुआ, काफ़ी माइक्रोब्स में रिसर्च हुआ, ये हुआ। हमने एक मीडिया बनाया उस पर। मैंने ये सोचा, अब जब तक हम इसको साइंस को साइंटिफिकली नहीं प्रूव करेंगे, दुनिया मानेंगे नहीं। साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, आपको कुछ चीज़ बनवाना चाहिए और उसको पेटेंट करना चाहिए। जब तक आप पेटेंट नहीं है, खुले में बोल देंगे मैं सब ये गाय गोबर सब है मैं मिला रहा हूँ, बोलेगा तो अरे ये तो कुछ नहीं है, बकवास कर रहे, गाय का गोबर पे हम लोग को भी कर दिया करते, यही है। फिर उसका अंदर पे काम करके उसके हमने एक मीडिया बनाया, और आज बता रहा हूँ तो उसी आधार पे जो मैंने, इसलिए ना प्रकृति सब चीज़ अपना आप करते थे। उस समय हमें पता नहीं थे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा समस्या के लिए हमें काम करना पड़ेगा करके, हमें भी पता नहीं है। हम तो ऐसा ही करते रहते थे, और एक बायो फॉर्मुलेशन भी बनाया था मृदा को स्वस्थ करने के लिए। मैं संक्षेप में बता देता हूँ, हमने एक दवाई बनने में सक्षम रहा, जिसको हम अपनी, पहले से बताया ना हमने, जो हमारा उपनिषद से जो बोले हुए कॉम्बिनेशंस कुछ है, उसी से लेके हमने एक फॉर्मुलेशन बनाया जो पेटेंट किया, उसका अंदर पे जीवाणु डाल के जो टेस्ट करने लगे। आज का दिन में हम लोग इसको ग्लोबली एक ही मेडिसिन जो है, उस दवाई है, एक ही दवाई है उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए भारत, जैसे हमारा माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम विश्व गुरु बनेंगे एक दिन, ये भी एक इसी जैसे है। हम 8
जो कंट्रीज है उसको हमारी दवाएं बना के एक्सपोर्ट करके उनको मदद करते हैं इस तरह बीमारी को पूरा को एड्रेस करने के लिए। इस तरह का कई चीज़ है। अब आ रहे हैं आपका यज्ञोपति पे। ये जो प्लांट्स है इसमें इसको कहाँ ये होगा, क्योंकि आपका यज्ञ पे जो गायत्री का मंत्र जो हम लोग करके जो यज्ञ करते हैं उसमें भी चिन्हित गए जो हर्ब्स को ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं है जो जड़ी बूटी मिल गई हमने कर रहे। अब क्या है, उस चिन्हित हुए जो हर्ब है उसका अंतर्गत जितना एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, जितना प्रॉपर्टीज बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, वो रिलीज होता है। बर्न करने में रिलीज होता है। आप यज्ञ करने में मंत्र भी जो उच्चारण करते हैं उस पर सेकेंड लेवल पे हमें शोध करना पड़ेगा, उस पर आपका एटमॉस्फेयर में क्या चेंज होता है, और इसको ये मॉलिक्यूल्स को रिलीज करने के बाद मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, ये रिलीज होने के बाद ऐश में कितना बचते हैं और हमारा अंदर कितना जाते हैं, और ऐश में जो बनते हैं इसको कितना चीज़ों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। हम कुछ चीज़ों को हम प्रयोग करके भी देखे थे। इसमें क्या है, हम स्ट्रीमलाइन रिसर्च नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए क्या है, सोर्स से लेके जिस पे आप यज्ञ करते हैं उसको बारे में भी आपको बताना होना चाहिए। उसका बाद उसी को हर दिन हमें करना पड़ेगा। फर्स्ट डे उसको लेके रखने के बाद हम अगर यूज़ करेंगे इसमें क्या प्रॉपर्टीज है माइक्रोबियल, इसमें क्या मेटाबोलाइटिक प्रॉपर्टीज निकलती है, 10 दिन का बाद इसमें क्या होता है, यज्ञ करने के बाद कितने दिन का बाद कितना मात्रा में हम इसको लेके पौधे को अगर कर देते हैं, पौधे में आपका मृदा को भी स्वस्थ कर देते हैं। जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं आजकल, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, सबका इस पे माध्यम में हम लोग जाते हैं। ये उस माध्यम में ये भी एक कंपोनेंट में, क्योंकि प्राकृतिक खेती का साथ ये यज्ञ का जो एक पार्ट है, ऐसा अगर हम इसको रिसर्च कर सकते हैं, ये दोनों एक बहुत बायो नेचुरल फार्मिंग का नाम से इसको हम लोग एक नया नामकरण देके इसको आगे लेके जाने का एक है। कई सारा स्कीम्स है, हमारा प्रदेश सरकार में भी है, भारत सरकार में भी है। अब क्या है, हम इसको कैसे लेके जाएंगे, एक पायलट रिसर्च करके इसको एक कुछ निकाल के लेके आएंगे। इसका आगे काम करने के लिए हम लोग संस्थानों को बीच में जोड़ेंगे और प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से भी इसका कुछ फंडिंग लेके जो साइंस दुनिया मांगे थे उस साइंस को हम दे सकते हैं। जरूर इस पर एक्शन होता है। अब हमें प्रूव करने का समय है और निर्धारित करने का समय है कैसे मात्रा, इसको हमें वैल्यू एडिशन करना। जो हमारा जो प्रोडक्ट आ रहे हैं एक के बाद, इसको वैल्यू एडिशन करना है। उस काम के लिए हम लोग तत्पर रह के आगे आके सब चीज़ों पे इसको आगे लेके चलेंगे। जब ऊपर वाला का आशीर्वाद रहेंगे, इसका एक यज्ञोपति को एक विज्ञान का रूप में एक दिन उज्ज्वलित होके मानव जाति को इस पर्यावरण की जो परिस्थितियां से बचाने का एक उपाय बन सकता है। इन शब्दों के साथ आज हमको ये मौका देने के लिए जो हमारा श्रीवास्तव साहब और पुण्य गायत्री परिवार लोग को सबको मैं सादर प्रणाम कर देते हैं और सब भक्तों को प्रणाम कर देते हैं। ये सही बात है कि जो आज यज्ञशाला का उद्घाटन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, मुझे याद है कि 16 अगस्त 2021 में हमने यहाँ पे इसकी नींव रखी थी और 1 साल के अंदर इतना भव्य कक्ष का निर्माण हुआ जो आगे चल के यज्ञशाला यज्ञोपैथी पे हम लोग रिसर्च करेंगे। ये बहुत गुरु जी की कृपा ही है कि इतने कम समय में हम लोगों ने सोचा और आज हम लोग इसका उद्घाटन कर रहे हैं। शिलान्यास से उद्घाटन तक का जो सफ़र था बहुत कम समय में अनिल तिवारी जी थे उस समय जब हम लोग आए थे। और एक जो हम लोग यज्ञ करते हैं, हम लोग कहते हैं कि चीज़ें इस तरह हो रही हैं, तो उसका टी दामोदरन सर ने जैसा उदाहरण किया, बताया कि उसका हम लोग साइंटिफिक वैलिडेशन करें। इसके लिए हमने थोड़ा सा काम किया गुरु जी की कृपा से और वो काम अच्छे जर्नल में पब्लिश भी हुआ है। अभी 2022 में ही हमने पब्लिश किया। ये जो फूल हम लोग अभी अर्पित किए हैं, इन फूलों से हम लोगों ने कोन्स और अगरबत्तियाँ बनाने का काम शुरू किया था 2010 में। और आज जितने भी बड़े मंदिर हैं, अभी कल ही रात में 2 बजे लौटा हूँ महाकाल से। महाकाल उज्जैन में काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग
और वहाँ पे पुष्पकुंज नाम से एक ब्रांड हम लोगों ने डेवलप किया। तो अपनी तकनीकी उनको दिया, क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक संस्था हैं, तकनीकी दे देते हैं और फिर कोई इंडस्ट्री उसको आगे ले जाती है। तो वहाँ लगभग 2 से 2.5 टन फूल पर डे ऑफर होता है महाकाल जी को, और पर डे उसको हम लोग प्रोसेस करके उनसे धूप बत्तियाँ और अगरबत्तियाँ बनाते हैं। इसका साइंटिफिक वैलिडेशन काफ़ी दिन से चल रहा था, तो इसका साइंटिफिक वैलिडेशन करके हम लोगों ने इसका क्लिनिकल ट्रायल किया और जितने भी इसमें तत्व थे दोनों अगरबत्तियों को कंपेयर किया कि जो हमारे चारकोल बेस अगरबत्ती थी और फ्लावर बेस अगरबत्ती को कंपेयर किया, तो इसमें पाया गया, क्योंकि GTV पे आपने अक्सर सुना होगा कि साहब ये इतना नुकसान करती हैं अगरबत्तियाँ, तो नुकसान करती हैं, लेकिन ये जो चारकोल वाली अगरबत्ती जिसमें कोयला का प्रयोग होता है वो हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान करती है। जो हम फूल फेंक देते हैं तो उनको हम यूटिलाइज करें, रिसाइकिल करें, जिससे हमारा वातावरण भी प्रदूषित ना हो और इन जो हमारे पवित्र फूल हैं उनका भी निरादर ना हो। तो एक छोटा सा प्रयास है और हमने शिरडी में, माँ वैष्णो देवी में, महाकाल में, मतलब जहाँ भी बड़े मंदिर हैं, और ये कार्य हमने चंद्रिका देवी से शुरू किया था। हमारे जो पूर्व वैज्ञानिक थे डॉक्टर AK सिंह साहब ने, उन्हीं का मैं शिष्य हूँ। तो उस कार्य को मैं आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ और उस कार्य को हमने वहाँ गायत्री कुंज में भी डॉक्टर पन्नो पांड्या साहब से भी मैंने गुरुजी से चर्चा करी थी इस विषय में, तो उनको भी ये तकनीकी हम लोगों ने बताई, क्योंकि वहाँ भी अगरबत्तियों का निर्माण बहुत होता है लेकिन इकट्ठा फूल नहीं है। हरिद्वार में हमने 2 एजेंसियों को ये दिया है काम, वो दोनों लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक छोटा छोटा प्रयास है जो मानव जीवन को थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। थोड़े से इनोवेशन में हम वैज्ञानिकों का यही काम है कि थोड़ा सा अगर हम कोई कार्य करें जो हमारे मानव जीवन, जो हमारी सोसाइटी को लाभ करे, वही हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा कुछ कहने लायक तो नहीं है, ये हमारे अरुण कुमार जी का आशीर्वाद है जो हम लोगों को आप लोगों के समक्ष बुला लेते हैं। हम लोग, मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों से, इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं जब भी आता हूँ मुझे बड़ी हर्ष होता है। थैंक यू। और हमारे निवेदन पर फिर यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम हृदय से इनका आभार व्यक्त करते हैं। श्री SK तिवारी जी, NBRI लखनऊ वालों के लिए कोई नया नाम नहीं है, हर व्यक्ति परिचित है। इतना ख्याति लब्ध संस्थान देश में ही नहीं पूरे विश्व में है NBRI। उसके मुख्य वैज्ञानिक हम गायत्री परिवार का सौभाग्य है कि डॉक्टर SK तिवारी जी हम लोगों के बीच में हैं। ओम नमः शिवाय। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा एक मशीन से फॉगिंग हो रही थी यहाँ पे। तो हम सबको विश्वास है कि फॉगिंग से मच्छर मरेंगे, क्योंकि साइंस के हिसाब से उसमें मेलाथियान या पेरिमेथ्रिन या ऐसी कोई दवा पड़ी हुई है जिसका छिड़काव किया जा रहा है और वो मच्छरों को मारेगी। साथ में मच्छर के अलावा जो तमाम फ्रेंडली इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं प्रकृति के लिए, उनको भी मारेगी। साथ में हम सब जो लोग बैठे हुए हैं उस हवा को जब सांस लेंगे तो हमारे अंदर जाके भी तमाम तरह के नुकसान करेगी। यह है मॉडर्न साइंस, आज की साइंस है, जिसमें प्रकृति का, पर्यावरण का, इसका ध्यान नहीं रखा गया है। केवल एक चीज पे फोकस किया गया कि मच्छर को मारना है। अब ये अलग बात है कि वो मच्छर भी धीरे धीरे जो उनमें म्यूटेशन हो गए उससे उस दवाई के लिए अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेंगे और फिर हम कोई दूसरी दवाई ढूंढेंगे, कोई तीसरी दवाई ढूंढेंगे। ये मॉडर्न साइंस है। और आज से 5-7 हजार साल पहले जो ऋग्वेद लिखा गया, जिसमें अग्निहोत्र, यज्ञ और हवन, इनकी संकल्पना दी गई, वो एक ऐसी साइंस है। हमारे वेद क्या है? वेद केवल साइंस नहीं है, इसमें स्पिरिचुअलिटी का भी एक संगम है। तो साइंस विद स्पिरिचुअलिटी में हम मैनकाइंड के अलावा प्रकृति के सारे अंगों का भी ध्यान रखते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं। इसीलिए यज्ञ, अग्निहोत्र या हवन में जब आप परफॉर्म करते हैं हवन, तो केवल आपको लाभ नहीं होता है, आपके आसपास जो लोग हैं, जिस वातावरण में यज्ञ किया जा रहा है, उस वातावरण में जो पेड़ पौधे हैं, उन सब का कल्याण होता है। ये हमारी वैदिक साइंस है। तो मॉडर्न साइंस और वैदिक साइंस में जो अंतर है
वो आपको इससे समझ में आ जाएगा। जब 2020 और 21 में कोरोना आया तो सबको याद होगा कि कौन सी दवाई खा रहे थे, आइवरमेक्टिन, है ना। आइवरमेक्टिन पेट के कीड़े मारने की दवाई है, लेकिन उस समय हमारे ऊपर आपत्ति ऐसी थी कि कोई ये नहीं कह रहा था कि इसका कहाँ पब्लिश हुआ है कि ये कोरोना में लाभ करेगी, कहाँ ये टेस्ट किया गया कि कोविड के लिए जो जिम्मेदार जो वायरस है उसको ये मारेगी। लेकिन जब हमारे पास कोई तरीका नहीं था, विपत्ति की स्थिति थी, तो हम आइवरमेक्टिन खा रहे थे और ये विश्वास कर रहे थे कि आइवरमेक्टिन से हम ठीक हो जा रहे हैं। तो विपत्ति के समय ये साइंस और क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा सवाल जवाब हम लोग नहीं करते हैं, जो बताया जाता है उसको चुपचाप मान लेते हैं। तो जिस तरह से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, जिस तरह से हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, जिस तरह से प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, उसको अगर आप ये मान लें कि विपत्ति का समय है, तो यज्ञ और हवन को उसी तरह से अपनाइए जिस तरह से आइवरमेक्टिन को आपने अपनाया हुआ था। जो साइंस है इसकी, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक रिव्यू पब्लिश हुआ है जिसमें करीब 25 तरह के फायदे बताए गए हैं कि मेडिसिनल स्मोक, मॉडर्न साइंस में जो धुआं उत्पन्न होता है उसको मेडिसिनल स्मोक का नाम देके कहा गया कि उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो बहुत तरह की बीमारियों में बुखार उतारने से लेकर के पल्मोनरी, रेस्पिरेटरी, हार्ट और फेब्रिफ्यूज, ये सारे फंक्शंस तो उसके हैं ही हैं। मैं जो दो चीज़ें और बताऊंगा आपको। एक तो ये है कि NBRI में जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, हमारा काफ़ी अच्छा उनके पास इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह सुविधाएं हैं। तो उन्होंने हवन का जो रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं उन पे किस तरह से असर पड़ता है, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। एक कमरा जो लैब का कमरा था उसको खाली करके उसमें जो हवा थी उसकी सैंपलिंग की और ये रिकॉर्ड किया कि इसमें कितने तरह के बैक्टीरिया हैं। तो 0 मतलब कंट्रोल कंडीशन में जितने बैक्टीरिया हैं उनकी लिस्ट तैयार हो गई कि ये बैक्टीरिया है, उनका ये नंबर है। उसके बाद उसमें जो शास्त्रोक्त तरीके से जो बताया गया उस तरह से हवन किया, ठीक है। जो गाय के गोबर से बने उपला, आम की लकड़ी, देसी घी और हवन सामग्री, इनका इस्तेमाल करके उसमें हवन किया गया और फिर उस कमरे को 1 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। 1 घंटे के बाद जब उसको खोला तो फिर से उस कमरे की हवा की सैंपलिंग की तो ये पाया कि 94%, 94% बैक्टीरिया कम हो गए थे। अगर 100 थे तो केवल 6 रह गए थे। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक ये था कि उस कमरे को 1 महीने बाद तक जो ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे, यानी कि हम लोगों में, मनुष्यों में जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया थे, वो उनकी संख्या 1 महीने तक नगण्य बनी रही। यानी कि अगर जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हर हफ्ते, हर सप्ताह रविवार के दिन अपने घर में हवन करें और जो हवन कुंड की जो धुआं है उसको सारे कमरों में ले जाएं, वो अगर हम करें तो हमारा घर, अपना घर पूरी तरह से रोगाणुओं से मुक्त रहेगा। ये दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ। एक बहुत स्टैब्लिश्ड साइंस है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र फार्मिंग करते हैं। तो आजकल जो लोग प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रधानमंत्री जी ने भी लक्ष्य दिया है नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए। तो उसमें अग्निहोत्र एक पद्धति है जिसमें एक छोटा सा हवन कुंड है, तांबे का हवन कुंड होता है, उसमें गाय के गोबर के उपले पर अक्षत, अक्षत का मतलब है नॉन ब्रोकन राइस, जो क्षति नहीं हुई है, जिसको जो टूटा हुआ नहीं है, साबुत चावल। तो उस अक्षत को घी के साथ सुबह शाम 12 आहुतियां देनी है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जिस खेत में, जिस बाग में आप ये अग्निहोत्र कर रहे हैं, वहां पर जो पर्यावरण है, उस माइक्रो क्लाइमेट है जो उस क्षेत्र की, उसमें सुधार हो जाता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया और तमाम तरह के रोगाणु हैं वो खत्म हो जाते हैं और ऐसा वातावरण क्रिएट होता है कि वो पेड़ पौधे अलग तरह से पुष्पित, पल्लवित होते हैं, ईल्ड आपको अच्छी मिलती है, क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये दूसरी चीज मैं बता रहा था। तीसरा, अभी कोरोना काल में IIT कानपुर के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि
जो सब लोग भाप ले रहे थे उस टाइम, सब लोग भाप ले रहे थे और उसमें कोई आयल, कोई ऐसी यूकेलिप्टस या सब भी डाल करके उससे सोच रहे थे कि हमारा ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो क्लीन रहेगा और इधर से ही वायरस जाता है तो उसका इन्फेक्शन होने का चांस कम रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो जो मेडिसिनल स्मोक, धूम चिकित्सा की मैं बात कर रहा था, उन्होंने उस हवन सामग्री में से ही 5 चीजें उठाई। नीम की पत्ती जिसको सुखा लिया, हल्दी, काली मिर्च और तुलसी की पत्ती, इन सब को लेकर के सुखा करके पीस करके पाउडर बनाया। उस सुखाए हुए पाउडर को जैसे बीड़ी बनाते हैं उसी तरह से पाइपर की पत्ती में लपेट करके और उसकी स्मोकी कराई जो कोरोना के पेशेंट्स थे और बहुत ही पॉजिटिव वंडरफुल रिजल्ट्स मिले। तो वो तो तब हो गया जब आप बीमार हैं, लेकिन बीमार पड़े ही ना। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद एक लाइफ स्टाइल है, आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। ये गलत है जो हमारा मिनिस्ट्री जो कहती है ना कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदा इज नॉट ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट इज सिस्टम ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल है जो ये कहता है कि आचार विहार, आचरण से, भोजन से, लाइफ स्टाइल से आप पहले तो इस तरह से रहो कि बीमारी ना पड़ो, और अगर बीमार पड़ जाओ तो प्लांट बेस्ड जो मेडिसिन है उनका इस्तेमाल करके आप स्वस्थ रहो। तो धूम चिकित्सा आयुर्वेद में तो बताई गई है, उसको कोरोना काल में IIT कानपुर के प्रोफेसर ने भी उसको अडॉप्ट किया। तो ये एक छोटा सा मैंने कोशिश करी कि साइंस से कैसे लिंक करते हैं, और इसी तरह से जितने हम लोग मानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे इसलिए ऐसा करो, हर स्टेटमेंट के पीछे, हर जो सीख है उसके पीछे साइंस है, कोई ना कोई कारण है जो शायद हमें अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन 5000 साल पहले जो हमारे ऋषि थे, जो हमारे साइंटिस्ट हैं एंशिएंट, उनको उन सबका ज्ञान था। तो इसी एक छोटे से स्टेटमेंट के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते रहेंगे और अपना और अपने अड़ोस पड़ोस का पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार जी का मुझे यहाँ अवसर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया है और गायत्री परिवार से आप सभी संबंधित हैं, तो ज़्यादा यज्ञ के बारे में आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ तो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है, आधार है, और इसका प्रयोग पहले तो राजा से लेकर प्रजा सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार करते थे और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाते थे। फिर बीच में क्या हुआ, कुछ समय ऐसा आया अंधकार का युग, जिसमें हमारे शास्त्रों को नष्ट कर दिया गया। यज्ञ जैसी विधा जो इतनी महत्वपूर्ण थी, उसके विधि विधान, उसकी कड़ियां लुप्त होती चली गईं। यज्ञ के इतने लाभ होने के बावजूद भी ये आज बड़ी दीनहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? परम पूज्य गुरुदेव वाङ्मय नंबर 26 में लिखते हैं कि यज्ञ की ऐसी अवस्था इसलिए है कि यज्ञ जो लोग करते हैं वो करते तो हैं, लेकिन उन्होंने इसको प्रामाणिक बनाने के लिए इस पर शोध की व्यवस्था नहीं करी। आज जिन विषयों को हम पढ़ते हैं, जिन विषयों का आज इतना विकास है, वो सारे विषय इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि उनमें शोध हो रहा है। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस, कोई भी चीज़ हो, आर्ट हो, जिनमें भी शोध हो रहा है वही विषय आज विकसित हो रहे हैं। तो इसी को लेके परम पूज्य गुरुदेव जो एक महान आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्वयं अपना पूरा जीवन शोध पे ही निकाल दिया। गायत्री के ऊपर पूरी शोध करके उन्होंने कितने वाङ्मय लिख दिए हैं जो आज हम लोग 108 वाङ्मय के रूप में पढ़ते हैं। उसमें 2 वाङ्मय उन्होंने यज्ञ के ऊपर लिखे हैं। वाङ्मय नंबर 25 यज्ञ का ज्ञान विज्ञान और वाङ्मय नंबर 26 यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया। इन वाङ्मय को पढ़ने के बाद आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आप लोग समय निकालें, क्योंकि आप सभी लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं, ये आज बहुत बड़ा अवसर है, पूरे लखनऊ के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि यहाँ पर आज एक नई विधा प्रारंभ की जा रही है। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय होने जा रहा है। हम वैज्ञानिक आधार देने जा रहे हैं यज्ञ को। ये पूरे आप समझ लिए कि अभी इंडिया में यज्ञोपैथी के ऊपर गिनी चुनी 3-4 ही ऐसी अभी यज्ञोपैथी की यज्ञशालाएं बनी हैं, जिसमें से एक आज लखनऊ में हम लोग
बैठे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। तो इस अवसर पर गुरुदेव बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये उनका एक सपना था कि हम अध्यात्म को एक वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म दें। गुरुदेव ने इसी सपने को देखते हुए ब्रह्मवर्चस्व की स्थापना की थी 50 साल पहले, और आज वही उसी का क्रम बढ़ाते हुए हम लोग उसी को आगे ले जा रहे हैं। अभी हुई थी जिसमें उन्होंने यज्ञ के धुएं को हवा में कीटाणुओं के ऊपर देखा था। तो मैंने भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर के शोध की थी, और उसमें बहुत अच्छे नतीजे आए थे कि एक दिन हवन किया और उसका प्रभाव मैंने 7 दिन तक लगातार सैंपलिंग करके देखा, और उसके बाद देखा कि हवन करने वाले दिन अगर 60 से 70% कीटाणु कम हुए थे, तो 7वें दिन वो बढ़ करके 90 to 95% तक खत्म हो गए थे। तो हवन आपने एक दिन किया और 7 दिन तक उसका प्रभाव जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फंगस, इन कीटाणुओं पर हमने देखा था। यज्ञ की महिमा क्यों ज्यादा कही जाती है? क्योंकि वो उन कीटाणुओं को नष्ट करता है जो हमारे लिए हानिकारक है। ये सिलेक्शन आज की, जैसे अभी बताया कि धुआं जो किया था पॉल्यूटिंग गैस थी, और उसने ये इस चीज में कोई भेद नहीं करता है कि केमिकल्स हैं, वो तो अगर मच्छर मारेंगे तो वो आपके लिए भी हानिकारक होंगे। लेकिन यज्ञ का जो धुआं है उसकी महानता इसलिए है कि वो आपके लिए लाभकारी है, परंतु जो आपके लिए हानिकारक तत्व है उनको वो नष्ट कर देता है। ये जो चेतन विज्ञान है, ये यज्ञ जो है एक चेतन साइंस है, कॉन्शियस साइंस है। ये महानता थी हमारे ऋषि की, जो प्राचीन ऋषि थे, जो वैज्ञानिक थे। तो इसी की आगे एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक जगह पे यज्ञ किया, एक जगह पे साधारण धुआं किया, क्योंकि कहते हैं ना साधारण धुआं करो तो कीटाणु मरते हैं। इसी को देखने के लिए एक जगह पे मैंने यज्ञ किया, दूसरी जगह पे साधारण धुआं किया। जहाँ पर यज्ञ किया वहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स थे वो कम होते चले गए। पर जहाँ पे हमने धुआं किया था वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। दोनों साथ साथ किए थे, बिल्कुल पड़ोस के 2 घरों में किए थे। जहाँ पे साधारण धुआं किया गया वहाँ पे वो 111% से लेके 257% तक बढ़ गए। ये एक जो जमीन आसमान का डिफरेंस दिखा वो यही दिखा कि यज्ञ का जो धुआं है वो सकारात्मक है, हमारे लिए मेडिसिनल है, औषधीय धूम्र है। वो कीटाणुओं को बाहर नष्ट कर रहा है, तो हमारे अंदर की भी बीमारियों के कीटाणुओं को नष्ट करता है। लेकिन जो दूसरा धुआं देखने में एक जैसे ही लग रहा था, पत्तियां जला के पैदा किया, वो धुआं प्रदूषण था। क्यों प्रदूषण था? क्योंकि जहाँ गंदगी होती, कहते हैं ना, वहीं पे बीमारियां पनपती हैं। वो करके देख लिया, जहाँ पे गंदगी हुई, प्रदूषण हुआ, वहाँ पे कीटाणुओं को भोजन मिला और ये बढ़ गए। तो ये जो जब हम शोध करते हैं, हमें इन शोधों से ही ये पता चल पाता है कि वाकई में देखने में जो 2 धुएं एक जैसे लग रहे हैं। हमारे यज्ञ को देख के लोग आक्षेप यही लगाते हैं कि आपका धुआं जो है ये भी पोल्यूशन करता है। तो जब तक आप उसके ऊपर शोध नहीं करेंगे, आप बता ही नहीं सकेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। समय ना लेते हुए मैं बस अरुण जी को आज बहुत बधाई देना चाह रही हूँ कि उन्होंने इस यज्ञोपैथी की जो यज्ञ अनुसंधान केंद्र की स्थापना यहाँ पे की है। यहाँ से हम यज्ञोपैथी का कार्यक्रम चलाने वाले हैं। और ये खा खा के परेशान हो रहे ना, यज्ञ के इलाज से आप देखिएगा लोग पुनः वापस एक जीवित होंगे, एक एनर्जी आएगी, और हम सब पूरा संपूर्ण समग्र एक उपचार इसके द्वारा लेके सक्षम रूप से आ पाएंगे। धन्यवाद।